नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम रीट, एचटेट, सीटेट से संबंधित साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स और हिंदी व्याकरण लेकर आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड तो टॉपिक मैंने सारे यहाँ पर पढ़ा दिए हैं और मैथमेटिक्स की भी कुछ क्लासें करा दी हैं और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं जल्द ही। और साथ के साथ जल्द ही मैं यहां पर आपको रीट, एचटेट, सीटेट से संबंधित जो साइकोलॉजी है, जो सब में कॉमन टॉपिक हैं, उनको भी लेकर आ रहा हूं। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी कि बाल विकास, जो बालक का विकास होता है, उसको कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर देते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है और सीटेट, एचटेट, यूपीटेट सभी एग्ज़ाम ऑल टेट की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक हर टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं कि बालक के विकास को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत विकास के सिद्धांतों तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से ही होती है। हमें शुरुआत में ही इस टॉपिक को पढ़ना होता है, इसलिए आज हम बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, इसके अंतर्गत 2 कारक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है 2 हाईलाइट करके। तो 2 कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आंतरिक, 1 नंबर पर इंटरनल फैक्टर्स, और एक होता है बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आंतरिक में क्या होता है? देखो, आंतरिक में वंशानुगत कारक जो संतान में अपने दादा दादी, अपने माता पिता से होता है। शारीरिक कारक जो शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन होता है या शरीर में कोई कारण होता है जिसके कारण बच्चे का विकास नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर बुद्धि और चौथे नंबर पर आंतरिक जो कारक है उसमें संवेगात्मक कारक, संवेगों से संबंधित, और चौथा है सामाजिक, 5वां है सामाजिक प्रवृत्ति। ठीक इसी प्रकार से बाह्य कारक की बात करें तो इसमें निम्न 3 प्रकार से बताया गया है। तो निम्न 3 प्रकार से देखा जाए तो एक तो है भौतिक कारक, और दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, और तीसरा है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। दोस्तों, ऐसा इसको नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इनको एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स। तो शारीरिक कारक को हम पहले देखते हैं। तो ये शरीर से संबंधित होगा, ये जाहिर सी बात है। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर और बीमार, किसी प्रकार से शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक स्वाभाविक ही है। यानी कि जो बच्चा कमजोर होगा किसी भी तरह से, उसका विकास कम होगा, और जो बच्चा सामान्य होगा और स्वस्थ होगा उसका विकास उस कमजोर बच्चे से अधिक होगा, सही तरह से होगा। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य नहीं, वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो शारीरिक कमियां हैं उनका स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वृद्धि और विकास पर भी, यानी कि बच्चे की जो वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रही है, और विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये है शारीरिक संतुलन। और इसमें बताया शारीरिक कारक जो इसमें और भी बताया हुआ है कि असंतुलित शरीर, मोटापा, कम ऊंचाई, शारीरिक असुंदरता इत्यादि बालक के असामान्य व्यवहार के कारण हैं। तो दोस्तों, ये है शारीरिक कारक जो आंतरिक के कारण आता है। अब ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं वंशानुगत कारक। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि जो माता पिता से, दादा दादी से जो गुण आते हैं वो आनुवंशिक गुण होते हैं, और जैसे माता पिता हो गए
कद काठी और ऊंचाई मोटाई और बाल जैसे घुंघराले और कंजी आंखें, तो माँ बाप के जैसे ही जो बच्चा होता है, संतान होता है, उसकी भी ऐसे कैसे ही होता है। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा गोरा ही होगा, किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। इस प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चों में आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कायरी आंखें हैं, कंजी आंखें हैं, तो बच्चे की भी आंखें कंजी आ सकती हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली सुंदर हो सकता है तथा कोई अन्य बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर भी हो सकता है। तो दोस्तों यह है 2 नंबर कारक जो वंशानुगत कारक था। इसी प्रकार से आंतरिक कारक के अंतर्गत 3 नंबर पर हम पढ़ते हैं बुद्धि। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि हम योग्यता, अधिगम यानी समझने की, जो सीखने की योग्यता और समायोजन करने की योग्यता जो रखते हैं वो बुद्धि के कारण ही रखते हैं। इससे हम निर्णय ले पाते हैं, यही निर्णय की क्षमता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जो बालक सही तरह से, सही ढंग से और जल्दी से जल्दी सीखता है तो उसका जो बुद्धि का जो विकास है और बुद्धि का जो स्तर है वो ऊंचा है। बालक अपने परिवार, समाज में, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है उसकी बुद्धि पर निर्धारित करता है। तो ये सब समायोजन है और जो भी अधिगम है ये सब बुद्धि के आधार पर ही होता है। तो ये भी एक आंतरिक कारक है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं चौथा संवेगात्मक कारक, जो संवेगों से संबंधित है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होता है वह उसके सामाजिक, मानसिक एवं नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि संवेगों की भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे के विकास में। और बच्चे के विकास में यदि संवेगों का नेगेटिव है, संवेग नेगेटिव आ रहे हैं तो बच्चे का विकास नकारात्मक रूप से ही होगा, विकास नहीं होगा, यानी कि विकास रुक जाएगा। और यदि संवेग अच्छे हैं तो उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास है जो पूरी तरह से सही रहेगा। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित, भयभीत रहता है अथवा यदि इसमें ईर्ष्या व वैमनस्यता की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये क्रोधित होना, भयभीत होना, ज़्यादा डर लगना, ईर्ष्या, किसी से जलन, वैमनस्यता, ये सारी जो भावना होती है संवेगों के कारण ही आती हैं। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता रहता है। तो दोस्तों ये था आंतरिक कारक के अंतर्गत एक संवेगात्मक कारक। अब हम देखते हैं सामाजिक प्रवृत्ति। तो ये भी एक आंतरिक कारक का ही एक 5वां रूप है। तो इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक प्रवृत्ति का मतलब यही है कि सामाजिक रूप से असंतुलित, उसमें समाज में उसके लिए कोई जगह और उसका कोई सम्मान नहीं मिलता है, उसके प्रतिकूल, उसके अनुकूल। तो सामाजिक प्रवृत्ति, बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। बालक के अब हम देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो बस बताया था मैंने आपको पहले भी कि 3 कारक हैं। गर्भावस्था से संबंधित है, तो दूसरा जीवन की घटनाओं से संबंधित है, तो तीसरा है जो भौतिक वातावरण से संबंधित है। अब हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता पिता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। आपको ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी कि यदि गर्भावस्था में कोई बच्चा है और उसकी माँ और बाप का माता पिता का जो माता है उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा ही होगा, यानी कि स्वस्थ रहेगा। और माता यदि बीमार रहेगी तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से गर्भावस्था में सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। गर्भावस्था में भाषा को अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है, उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यानी कि एक बच्चे के लिए ही नहीं, दूसरे आगे बच्चे जो होंगे उनके लिए भी ये सही है माँ का अच्छा होना, माँ का स्वस्थ होना। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसके बच्चे के स्वास्थ्य की आशा तो कैसे की जा सकती है। ये बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। जीवन की घटनाओं को देखा जाए तो जीवन की घटनाओं को संबंधित आपको समझ आ ही रहा होगा कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण बच्चे का विकास रुक जाता है। जैसे किसी बच्चे की माता का छोटी आयु में ही गुजर जाना, मर जाना, तो बच्चे का जो
घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जब आएंगी तो बच्चे का विकास तो अवरुद्ध होगा ही। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ, यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये व्यवहार की बात है, जीवन की घटनाओं की बात है। अच्छी घटनाएं होंगी, अच्छे बात होंगी जीवन में तो बच्चे का विकास ठीक होगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया तो वह माँ के प्यार के लिए तरसेगा ही। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि जिसकी माँ बचपन में ही किसी बच्चे को छोड़ गई तो वो बच्चा अपनी माँ के प्यार के लिए तरसेगा, उसने अपनी माँ का प्यार कभी नहीं देखा है। तो ये भी एक विकास में अवरुद्ध पैदा हो जाता है। ये जीवन की घटनाएं हैं कुछ जिसके कारण बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? ये जीवन की किसी दुर्घटना का भी बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और भी कई घटनाएं होती हैं जिनका बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो बच्चे का ही एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी क्या है कि उपजेगा नहीं, मतलब बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। दोस्तों तीसरा है, लास्ट है, भौतिक वातावरण। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, यानी कि जो उसका वातावरण है ना, उसका परिवेश है जो, उस पर भी बालक का जो विकास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही उसका कारक है उसके वृद्धि में, उसके विकास में। बच्चे के विकास में भौतिक वातावरण भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो उसका जो जहाँ उसका जन्म हुआ उसका परिवेश वो कैसा है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, यानी कि उसके आसपास के लोग जो हैं वो किस तरह से उसके साथ में रह रहे हैं, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। और परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, यानी प्रदूषण होते हैं वहाँ हो सकता है कि धुआं वगैरह रहे तो फैक्ट्री नहीं लग रही हो, भौतिक असुविधाएं हों, अभाव, भौतिक सुविधाओं का अभाव हो, इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार से चौथे नंबर पर देखा जाए, एक इसमें चौथा नंबर और बताया गया है बाहर में कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि बच्चे की जब सामाजिक और आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो उसका विकास भी सही नहीं होगा। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है, यानी कि समाज में जैसी स्थिति है और आर्थिक यानी कि पैसे धैली, गरीब है अमीर है, उसके ऊपर भी उस बच्चे का विकास है जो यदि ये आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो विकास अवरुद्ध हो सकता है। जैसे निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। जो गरीब परिवार का बच्चा होता है उसको विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने इत्यादि का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिलता है। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता है और विकास रुकने की संभावना रहती है। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जभी तो उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता ही है। तो दोस्तों ये टॉपिक पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसे शेयर भी करें। और आपको जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं, बाल विकास के आधार पर उनको विकास को प्रभावित करने कारकों की जो विवेचना है वो हमने यहाँ पर की है। तो आपको मुझे लगता है कि आंतरिक बाह्य कारक पूर्ण रूप से समझ आ गए होंगे। आप चाहें तो इन नोट्स को पीडीएफ में नीचे गूगल ड्राइव के नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको हम इसी वीडियो के नीचे में गूगल ड्राइव जितनी भी मैं क्लासें लेकर आ रहा हूँ, हर क्लास की जो आप नोट्स हैं पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि, ग्रोथ व विकास यानी डेवलपमेंट में अंतर यानी डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है रीट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट हर टेट की दृष्टि से बनाई जा रही है और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भी मैं आपको यहाँ टॉपिक समझा रहा हूँ वो टॉपिक आपको पूर्णतः समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक सारणी टेबल के अनुसार यहाँ क्लियर करने वाला हूँ कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास का जब अर्थ समझते हैं तो सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार,
एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि जो बाहरी जो उसका परिवर्तन है वही क्या है, अभिवृद्धि है। यानी कि उसके अंगों के भार और उसके आकार यानी कि बड़े छोटे होने में यदि चेंजिंग होती है तो वही क्या है, वृद्धि कहलाती है। जबकि विकास की बात करें तो विकास में मानसिक वृद्धि यानी कि जो दिखाई नहीं देती है वो जांची जाती है, परखी जाती है, महसूस की जाती है। ऐसे ही शारीरिक वृद्धि भी इसी में आती है और संवेगात्मक परिपक्वता और बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ अभिवृद्धि और विकास का अर्थ। अब हम अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर होता है वो समझते हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से इसका अर्थ और अंतर समझ आ जाएगा कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह है वो टेबल जिसके अनुसार हम आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताते हैं, उनके अंतर के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं और 7 पॉइंट में आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है और क्या है अभिवृद्धि और क्या है विकास। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो अभिवृद्धि में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए पहला बताया हुआ यहाँ विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। जो अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो विशेष आयु तक ही चलती है। लेकिन जो विकास होता है ये क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, विकास यानी डेवलपमेंट चलता ही रहता है। दोस्तों दूसरे पॉइंट पर बात करें तो यहाँ बताया हुआ है कि परिमाणात्मक परिवर्तन। जो अभिवृद्धि होती है इसमें परिमाणात्मक यानी कि मापने योग्य परिवर्तन होते हैं। जैसा कि मैंने अभिवृद्धि के अर्थ में भी बताया था कि अंगों के भार और आकार में वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से हम विकास की बात करें तो परिमाणात्मक परिवर्तन तो इसमें होता ही है, साथ के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता आदि होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम तीसरे चरण की बात करें या तीसरे पॉइंट की बात करें अभिवृद्धि और विकास के अंतर में, तो वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि जो है वो विकास में से ही एक चरण है, उसका एक पद है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें तो विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। जो विकास होता है ना उसमें वृद्धि भी सम्मिलित है, यानी इसका वृद्धि है जो उसमें विकास में ये सम्मिलित होती है। विकास इस वृद्धि का पूरक रूप है। ठीक इसी प्रकार से हम चौथे टॉपिक पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया हुआ है कि इसके परिवर्तनों को देखा व नापा जा सकता है। किसके परिवर्तनों को? जो ये अभिवृद्धि होती है इसको देखा भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है। मैंने बताया कि अंगों के भार, जब अंगों का भार होगा तो उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और आकार जब में परिवर्तन हो आकार में तो उसको हम देख भी सकते हैं कि भाई ये परिवर्तन इसमें हो रहा है। तो ये हो गई उसकी अभिवृद्धि, जिस बच्चे की लंबाई का बढ़ना, तो ये हुई अभिवृद्धि। लेकिन जो विकास होता है ना उसमें सरलता से नापा नहीं जा सकता, उसको सरलता से नापा नहीं जा सकता। जैसे मानसिक विकास, मानसिक वृद्धि, ये जो चीज़ें होती हैं इनको सहजता से परिपक्वता नापा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पॉइंट 5 की, तो केवल शारीरिक परिवर्तन जब होता है तो वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन जब सर्वांगीण विकास होता है, जब बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होता है, जैसे मैंने आपको अर्थ में बताया था कि जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषाई और चरित्र के अनुसार जब विकास होता है बच्चे का तो उसे कहते हैं, वो होता है विकास। ये यानी कि जो विकास होता है उसमें सर्वांगीण विकास होता है, केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं होता। केवल एक शारीरिक परिवर्तन तो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट हैं इसके समझने के लिए अभिवृद्धि और विकास के अंतर को। तो यहाँ हम देखते हैं छठे नंबर पर बताया हुआ है कि संकुचित अर्थ होता है, यानी कि जो अभिवृद्धि होता है उसका संकुचित यानी कि छोटा अर्थ होता है, और विकास की बात करें तो इसका व्यापक अर्थ होता है, यानी कि बड़ा अर्थ होता है विकास का एक। अब ठीक इसी प्रकार से लास्ट अपना जो पॉइंट है, बिंदु है इस अभिवृद्धि और विकास के अंतर में, वो है लास्ट, अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि ये अलग हम इनको नहीं कर सकते, ये अंतर होते हुए भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैंने आपको बताया था
कि अभिवृद्धि जो होती है वो विकास का ही एक अंग है। तो दोस्तों ये था अभिवृद्धि और विकास में अंतर। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा जो रीट, सीटेट, एस्टेट और यूपी टेट से संबंधित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।